हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है अपना आरबी के जो टफ मॉक आए हैं ना। इस वीकेंड का सबसे टफ मॉक आरबी का था। तो उसके मैथ सोल्यूशन मेरे को लगा कि करवाने चाहिए, क्योंकि इसमें नए कॉन्सेप्ट भी हैं, अच्छे सवाल भी हैं। अगर ये टफ शिफ्ट कभी अगर सीजीएल में जो अभी होने वाला है उसमें अगर टफ शिफ्ट आएगी तो वो ऐसी ही आएगी। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन कैलकुलेटेड रहेंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये मस्ट वॉच वीडियो है आपको देखने के लिए। और आप साथ के साथ ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी करना, वीडियो रोक के कि आप इन सबको कर पा रहे हो क्या। जिसमें आप अगर कुछ स्ट्रगल करो तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो आपको ये पहले वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ टी कैन फिनिश अ वर्क। शुरू करते हैं सीधा। इफ़ टी कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज, मतलब टी पूरे काम को 16 दिन में करता है ना। टी पूरे काम को 16 दिन में करता है और टी 4 दिन तक काम करता है अकेले। टी सिर्फ 4 दिन तक काम करता है अकेले, उसके बाद यू उसको ज्वाइन कर लेता है। मतलब अब टी और यू दोनों मिलके काम करते हैं और पूरा काम 6 दिन में निपटा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो टी ने 4 दिन तो अकेले काम किया, तो मतलब टी और यू को पूरा काम तो नहीं करना पड़ेगा। तो 16 दिन में टी पूरा काम करता है और टी ने अकेले 4 दिन में कर टी ने 4 दिन अकेले काम किया, तो टी का कितने दिन का काम बच गया? 12 दिन का काम बच गया। और यही काम टी और यू ने मिल के 6 दिन में कर लिया। तो यहाँ से टी और टी प्लस यू दोनों की एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 6:12, विच इज़ 1:2। अगर टी की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ से यू की एफिशिएंसी आ जाएगी ना, वो भी 1 आएगी। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता लग रहा है कि टी और यू दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। तो अगर टी 16 दिन में पूरा काम करता है तो यू भी 16 दिन में पूरा काम करेगा। ठीक है, ये एक ईजी सवाल था। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अब देखो, एक प्लेयर होल्ड्स 21 कार्ड्स, मतलब 21 ताश के पत्ते हैं उसके पास। उसमें से 12 रेड हैं, 12 रेड हैं और 9 ब्लैक हैं। आपको पता है रेड में डायमंड और हर्ट होते हैं और ब्लैक में स्पेड और क्लब होता है। ठीक है, और द नंबर ऑफ डायमंड्स इज थ्राइस, नंबर ऑफ डायमंड इज थ्राइस दैट ऑफ नंबर ऑफ स्पेड। ठीक है, यहाँ से डायमंड और स्पेड का रेशो आ जाएगा 3:1। और आगे क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ हर्ट इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ डायमंड। तो यहाँ से हर्ट और डायमंड का रेशो आ जाएगा विच इज़ 1:3। तो हम इन दोनों इक्वेशन से डायमंड, स्पेड और हर्ट के रेशो निकाल सकते हैं कि कितने रेशो नंबर हैं। तो डायमंड तो 3 रेशो होगा, स्पेड 1 और हर्ट भी 1। ठीक है, और यहाँ में देखा है, देखो हमें रेड टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड दिख रखे हैं। और रेड कार्ड कौन कौन होते हैं? डायमंड और हर्ट होता है रेड कार्ड। ठीक है, तो टोटल 4 की वैल्यू हमें 12 दी हुई, तो एक की वैल्यू 3 आ जाएगी कि एक रेशियो की वैल्यू 3 कार्ड हैं। ठीक है, तो डायमंड हो गए हमारे पास 9, स्पेड हो गए 3 और हर्ट भी हो गए 3। अब हमें पता है स्पेड और क्लब मिल के 9 कार्ड हैं। तो यहाँ पे क्लब कितना आ जाएगा? क्लब आ जाएगा 6 कार्ड। ठीक है, और यही पूछा है, वट हाउ मैनी क्लब डज ही होल्ड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ द 5 पीपल, मतलब 5 लोगों की उम्र का डाटा दिया हुआ है, 15, 18, 25, 32, 40। तो हमें इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है पहली बात। ठीक है, और इसका ही फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। मतलब हम सबसे पहले हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा जो कि है मीन। पहले इस डाटा का मीन निकाल लेते हैं, सम कर लेते हैं पहले। 18 और 12 को जोड़ा तो ये हो गया 50, 15 और 25 को जोड़ा तो ये हो गया 40 और ये 40, तो यहाँ से आ गया 130। और कितने नंबर हैं ये? 5 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से मीन आ गया 26, 5 दूनी 10, 5 की 30, मीन हो गया 26। ठीक है, मीन 26 हो गया। हमें इनका डेविएशन निकालना है कि भाई इस मीन से कितना डेविएशन है। ठीक है, 26 से 15 का कितना डेविएशन है? 11। 26 से 18 का कितना डेविएशन है? 2 और 6 8। और 26 से 25 का कितना डेविएशन है? 1 का। 26 से 32 का 6 का डेविएशन और यहाँ 14 का डेविएशन है। अब इनका स्क्वायर कर लेते हैं अपन। ठीक है, 121, 64, 1, 36 और 196, इन सबको ऐड कर लो। ऐड करो साहब, ये 64 और 196, 200, 260 और 37,
7 और 1 8, 3 5 158, 158, 8 6 5 11, यहाँ से लगी 418। इन सब का सम हो गया 418। और कितने नंबर है? 5। इसका हमें अंडर रूट लेना है, ये हो जाएगा हमारा एच डी। तो पनम सॉरी 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 पनवट 40, 8 5 40, और 5 तिया 15, और 5 की 30, इसका अंडर रूट। तो ये ऑलमोस्ट 9 के बराबर, 9 के आसपास नहीं है, 9 का 81 होता है, ठीक, 9 से जस्ट बड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9.16। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो, ए सोल्ड अ फोन टू बी। ए ने फोन बी को बेचा एट अ गेन ऑफ 35। 35 कितना होता है पता है? मतलब 20 से 27, ये होता है 35%, 7/20 गेन में बेचा। एंड बी सोल्ड इट टू सी 20% लॉस। बी ने सी को बेच दिया 20% लॉस पे, मतलब ये बेचा 5 से 4 पे। ठीक है, तो एंड सी पेड 6804। अब इनका हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100, 27 इंटू 5 और 27 इंटू 4, 6803, मतलब इसकी वैल्यू 6804 है। ठीक है, 27 गुणा 4। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए ने कितना पे किया, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई कर लो, पर इसको साफ साफ लिखता हूँ। 6804, 27 गुणा 4 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो करिए साहब। 9 से काट लो, 9 3 27, 9 7 63, 63 यहाँ ये 5, 9 5 45, 5 9 6 की 54। फिर दोबारा 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, 4 6 24, 4 3 12, 6300 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y + 1 = 0 इंटरसेक्टेड a एंड b। पहले हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? 2x - 3y + 1 = 0, x + y - 5 = 0। अब देखो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ तो y से y कट जाएगा। तो ये क्या आएगा? 3x + 2x 5x, 3y से 3y कट गया, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, 15 में से 1 गया तो -14 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/5। इसकी वैल्यू हमें यहीं रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 14/5 विच इज़ 11/5। y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमें इसमें रख देना है। देखो यहाँ पे कैच, यहाँ पे एक थोड़ा चीज़ देखो। देखो ये a² मतलब यहाँ 25 आएगा, b² मतलब यहाँ भी डिनोमिनेटर में 25 आएगा, a इंटू बी, तो मतलब यहाँ भी इन दोनों गुणा करोगे तो डिनोमिनेटर में 25 आएगा। तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 25 जो एलसीएम हम लेंगे वो पहले ही कट जाएगा। तो हम सीधा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। a² मतलब 14 का स्क्वायर 196, b² मतलब 11 का स्क्वायर 121, माइनस ए बी मतलब 11 इंटू 14, 11 इंटू 14। देखो 11 का जब भी किसी 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करना है ना, तो सीधा 4 और 1 लिखो और इन दोनों का सम लिख दो यहाँ पे 5, 154। ठीक है, डिवाइड बाय यही 196 माइनस 121 प्लस 154। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देख, इन दोनों का ऐड किया तो 7, 9 2 11, 2 और 1 3, 3 17 माइनस 154, 7 में 4 गया 3, 3 किस में है? एक ही में है। खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज 9:5। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 9:5। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट इज 3:4। ये ए और बी का है। अब देखो, मैं यहाँ एक चीज़ बताता हूँ, प्रॉफिट हमेशा बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट दिया है, प्रॉफिट दिया है और टाइम पूछा है, तो हमें आई को इसके नीचे लाना पड़ेगा ना, मतलब भाग देना पड़ेगा प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का। तो प्रॉफिट में हम इन्वेस्टमेंट का ही भाग दे रहे हैं। 1/3 रेशो 4/5, तो 5:12। ये इनका टाइम पीरियड का रेशो आ गया। टाइम का रेशो 5:12 है। और यहाँ दिया हुआ है, देखो ए ने इन्वेस्ट किया है 10 महीने के लिए, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो बी ने कितने किया होगा? 24 मंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर। मतलब एक 1 से 8 हो जा रहा है 4 साल में।
ठीक है। एंड ईयर कंपाउंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, बिकम 8 टाइम्स इटसेल्फ। 8 टाइम नहीं, ये 81 है यार मेरे हिसाब से ना, क्योंकि पूछो 81 क्यों आएगा, क्योंकि मैं 81 आएगा तभी तो मैं 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो हम इसका 1/4 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा रेशो, मतलब ये यहाँ पे अमाउंट, ये प्रिंसिपल होता है, ये इसका अमाउंट होता है। यहाँ से 1:3 की रेशो आ जाएगा कि प्रिंसिपल जो 1 है वो 1 से 3 हो रहा है एक साल में, तभी तो मल्टीप्लाई कर करके 4 साल में 1 से 81 होगा। तो मतलब 1 से 3 हो रहा है, मतलब 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे, 1 पे। तो कितने परसेंट रेट आ गया, 200%, ठीक है। ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एम पी क्यू आर सिमिलर हैं, ठीक है। मतलब ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशो जो होगा ना, ए बी और पी क्यू के साइड का रेशो होगा एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर का अंडर रूट, ठीक है। इनका अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, ठीक है, अंडर रूट करना है। मैं सोच रहा कोई डिजिट तो गलत नहीं है। ए बी सी हुज एरिया, ए बी सी का 48 है और पी क्यू आर का 64 है, ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, 8 का तो हमें पता ही है, 64 का 8 होता है, 48 मतलब 16 चौक 48, 16 चौक 16 3 48 होता है भाई, 16 3 48, ठीक है। इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ऐसे मेरा सेम ये गलती हुई थी एक पेपर में, एक्चुअल एग्जाम में, शायद मेंस के एग्जाम में हुई थी, 21 के मेंस में, ठीक है। तो ए बी और पी क्यू की रेशो आ गया 4:3:8। हमें पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 8, इसमें रख दो कि भाई 4:3 8 अपॉन ए बी हमें पूछा है और पी क्यू 8 दिया है। वाह 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 वाह, तो ए बी आ गए 4√3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स बिटवीन भावना एंड जयानु, ठीक है। 100 मीटर की रेस होती है भावना जयानु, और भावना को 275 मीटर का हेड स्टार्ट दिया जाता है कि भावना की जयानु तो यहाँ से भागेगा, भावना यहाँ से भागेगी 275 आगे से। अब होता क्या है इस रेस में, स्टिल जयानु विंस रेस बाय रीचिंग द फाइनल पॉइंट एट द रेस व्हेन भावना इज 125 मीटर्स बिहाइंड। मतलब जयानु रेस पूरी कर लेता है भाई साहब, जयानु यहाँ पहुँच जाता है, पर भावना यहाँ से भाग रही है तब भी 125 मीटर पीछे रह जाती है। अब यहाँ देखो स्पीड, यहाँ देखो क्या मैं कह रहा हूँ, जो डिस्टेंस है ना वो स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखो मान के चलो जितने टाइम में जियानु यहाँ पहुँचा उतने सेम टाइम पे भावना यहीं रही होगी ना, कि टाइम तो सेम रहा होगा ना। जियानु यहाँ पहुँचा, भावना 125 पीछे, सेम टाइम पे, तो टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होगा। तो देखो भावना ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, टोटल 1000 है, एक 275 आगे से पहले ही भाग रही है, तो इसकी रेस तो पहले ही कितनी हो गई, 725 की रह गई, बट फिर भी 125 मीटर पहले ही रह जा रही है। तो भावना ने कितना मीटर तय किया होगा, डिस्टेंस 600 मीटर, भावना और जियानु। तो भावना ने तो 600 मीटर ही ट्रैवल किया ना, और जियानु ने पूरी रेस कवर कर दी भाई साहब 1000 मीटर की। तो इनके डिस्टेंस का रेशो ये आ गया, और वही स्पीड का रेशो है, ठीक है, 3:5। पर ये ध्यान रखना, ये जियानु और ये भावना है, हमें पूछा क्या है, जियानु और भावना का। जियानु का है 5, भावना का है 3, रेशो ऑफ स्पीड, ठीक है, 5:3। ऑप्शन नहीं दिया हो पर यहाँ पे 5:3 है। यहाँ देखो, द एवरेज एज ऑफ किशोर एंड हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 7 years अगो वॉज 39, ठीक है। किशोर, वाइफ और उसके चाइल्ड का 7 साल पहले, और मैं प्रेजेंट निकालूँ तो अगर 7 साल पहले उसका 39 है, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 39 इंटू 3, और अब तीनों का 7 साल बढ़ गया, 7 इसका 7 इसका 7 इसका, तो 7 इंटू 3 में 21। तो इनका प्रेजेंट में इन तीनों की टोटल एज कितनी आ जाएगी, देखो 9 3 27, 2 3 3 और 2 11, 117 प्लस 21 138, ये इन तीनों की है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज
10 ईयर अगो वॉज 31, 10 साल पहले उसकी वाइफ और चाइल्ड का, 10 साल पहले, तो मैं प्रेजेंट का निकाल रहा हूँ, 10 साल पहले 31 था, तो प्रेजेंट में 10 साल ये बड़ी होगी और 10 साल इसने ऐड किया हो तो मतलब 20, ठीक है। तो 62 प्लस 20 विच इज़ 82। और हमें पूछा गया प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीधा आ जाएगा, ठीक है। 6 और 5 56 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2 साल पहले द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज इतना, और माइग्रेशन हुआ तो पहले 20% घटी, पहले साल में तो 20% घटी, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। 20 साल घटने का मतलब 5 से 4 हो जाना, ठीक है। अब दूसरे साल क्या हो रहा है, दूसरे साल हो रहा है एंड दूसरे साल इंक्रीज हो रहा है, पहले साल डिक्रीज है, दूसरे साल इंक्रीज है 30% का। 30% बढ़ना मतलब 10 से 13 होना। तो फाइनली 2 साल के बाद कितना हुआ, 50 से 52, मतलब फिर भी बढ़ी गई, 50 से 52 हो गई। और हमें 50 की वैल्यू दी हुई है 56,200, 56,200 ये 50 की वैल्यू और हमें 52 की पूछी है, ठीक है। अब कितनी आएगी देखो, 0 से 0 कट गया, काट ही लो यार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 इंटू 52। अब यूनिट डिजिट 8 है, इन दोनों की 8 है, अब इनका सम गुणा करने से बढ़िया तो डिजिटल सम ले लो यार। देखो 5 5 10 1, 8 से 14 का 5, तो यहाँ आ गया 6, तो ये हो गया 8 और 4 12, 12 का 3, 3 और 4 7, तो यहाँ देखो ये 5 और सॉरी देखो कैसे काउंट करेंगे इसका, देखो 5 और 4 9, ये तो कट ही गया, 8 4 12 का 3 और 8 11, 11 मतलब 2, इसका 2 है, इसका 6 है। अब इसका देख लेता हूँ कितना आ रहा है, 4 और 2 6 2 8 इंटू 7, 8 7 56, 56 मतलब 11, 11 मतलब 2, 2 मतलब ये वाला आंसर है, ठीक है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा तभी कैलकुलेशन बच पाओगे। जैसे देखो ये प्योर कैलकुलेशन का सवाल है, द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर, diameter of a sphere is equal to the side of a square, side of a square whose area is this, एरिया इतना है तो भाई उसकी साइड कितनी होगी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते आप। ये 28 का स्क्वायर है या नहीं, 28 है तो हमें आर आ गई 14 किसकी, स्फेयर की। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्फेयर, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हमें देखो पाई की वैल्यू लेने को बोला है 22/7, और आर क्यूब मतलब 14 गुणा 14 गुणा 14, देखो 7 दूनी 14, 3 तो कट ही नहीं रहा, इसको छोड़ो। अब हमें करना क्या है, देखो 88 इंटू 196, 196 पे सही लिखा हुआ, चलो छोड़ो, 196 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। इसको हम 200 ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट करना है, 200 दूनी 400, तो मुझे सिर्फ 88 गुणा 4 करना है, 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 3 35 और 2 जीरो और बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब देखो 1 1 डबल 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में सीधा, ठीक है भाई। ऐसे आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, पहले टावर बना लेते हैं, टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट कॉस थीटा, कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ये मान लेता हूँ, ठीक है, ये थीटा है, सच दैट कॉस थीटा इज 15/17, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे करंट, ये 15 है ये 17 है, ये कोई ट्रिपलेट है क्या, मैंने अभी ज्योमेट्री की आपको क्लास नोट्स का रिवीजन करवाया, उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स मैंने बताए, तो वहाँ भी मैंने ये मेंशन कर रखा था, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स उनको याद करना है। तो ये 8 15 17 नहीं है, ठीक है, ए बी सी, यहाँ कॉस थीटा। अब देखो व्हेन द पॉइंट इज मूव्ड 286 मीटर, मैं इसको मिटा देता हूँ भाई काम आएगा ये। देखो व्हेन पॉइंट इज मूव, ये यहाँ पे एक पहले बंदा खड़ा था, अब वो 286 मीटर, कितना 286 मीटर, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, हरा तो ये है ही है, ये 286 मीटर आगे आ गया है, ठीक है, 286 मीटर आगे आ गया, तब वो टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 5 हो जाता है, और 5 की वैल्यू sin 5 दी हुई है, ठीक है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 5 हो गया भाई, 5 हो गया है। और अब इसका जो है ना, चलो वाइट ही रख लेता हूँ,
अब जो इसका जो नया साइन, नया जो कॉस जो ये वैल्यू है वो 3/5 है साइन थीटा, मतलब लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब 3 हो गया, ठीक है, और इसका कर्ण हो गया 5। कर्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो, आप देखना कि देखो इसी ट्रायंगल में ए बी की लेंथ 8 है, और वही सेम फाई का जो हम लेते हैं तो वो 3 है। तो हम इन दोनों को इक्वेट नहीं करना पड़ेगा क्या? इक्वेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 24। तो ए बी की वैल्यू आ गई 24। अगर मैंने 3 में 8 का मल्टीप्लाई किया है तो 5 में भी 8 का ही होगा, 5 में भी 8 का ही होगा। और ये 3, 5, 3 और 4, ये ट्रिपलेट है ना, तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई होगा। तो बी डी, जो बी डी है उसकी वैल्यू 32 आ जाएगी। और 8 में मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया हुआ? 3 का। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी 3 का होगा। और ये 8, 15, 17, 15 में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब बी और सी की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, 45 आ जाएगी ना। अब हमें देखो ये बी सी की पूरी लेंथ हमें नहीं पता, पता है क्या पूरी लेंथ? नहीं पता है, पर हमें इतना पता है कि वो 286 मीटर इधर आया था। तो 45 में से 32 आप जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 13, और 13 की वैल्यू 286 हमें गिवन है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। और हमें पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर क्या थी? 24। तो 24 की वैल्यू हमें पूछी है। कितना आ जाएगा? 22 चौक 88, और 22 44 और 8 52, 528। ठीक है, इरेजर है क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। असम ऑफ 48,754 इज डिवाइड अमॉन्ग पी क्यू आर। पी क्यू आर में डिवाइड किया गया है सच दैट पी रिसीव्स 25% लेस देन क्यू। P receives 25% less than Q, and Q receives 60% more than R. Q receives 60% more than R. 60%, 60% में 3/5, 3/5। ठीक है, मतलब ये 8 और ये 5, तो इसमें सीधा मल्टीप्लाई 2 का करना पड़ेगा। तो ये 6, 8, 5 आ जाएगा इनका रेशियो। ठीक है, देन द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q शेयर इज 2 पार्ट। अगर 8 से 14, 5, 19 की वैल्यू 48754 है, तो हमें 2 पार्ट की वैल्यू पूछी है। तो सीधा इसमें भी डिजिटल सम लगाएंगे, देखना बराबर आता है कि। इसका डिजिटल सम निकाल लेता हूँ पहले। देखो 5, 4, 9, तो ये कट जाएगा। 8 और 7 15, 15 4 19, 19 का मतलब 10, 10 का मतलब 1, 9 और 10, 10 का मतलब 1, तो यहाँ 2 आ रहा है डिजिटल सम। 6 और 5 11 और 1 12, 12 मतलब 3, 5, 4, 9, 6 और 8, 5, 3, 8 और 1 9, ये 2, 5, 4, 9 और 6 से 10 1। तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा डिजिटल सम का यूज़ करना है हमें। अब देखो, ये एक काफ़ी ट्रेडिशनल सवाल है। इसमें देखो 2 ऑप्शन है, या तो वैल्यू पुट करो आप, थीटा की वैल्यू 30 60 रखो। भाई मैं तो बहुत लेंदी हो जाता, मैं नहीं करता, मैं ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे 1 में। ठीक है, ट्रेडिशनल ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है। अब देखो यहाँ पे है cos 6 और sin 6। आपको पता है कि cos 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा होता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम इसके जैसा फॉर्मूला है cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा, वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आप इनको याद रख लेना। ठीक है, हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट रखूँगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इधर देखो इस 2 को 1 प्लस 1 में डिवाइड करो आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सीधा नहीं आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 2 का प्लस 2 है ही है, डिवाइडेड बाय। और देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ देखना आप, है ना। यहाँ देखो सेक सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो मतलब एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, है ना। ठीक है, तो वो मैं करता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो एक हो गया। और हमारे पास सेक थीटा प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस बचेगा ना, वो स्क्वायर माइनस वाले पे था। सेक थीटा माइनस
टेन थीटा बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, ये 1 हो गया और यहाँ इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का ध्यान रखना, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये भी एक फॉर्मूला है, अब उसको सॉल्व भी कर लेना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये मैं सीधे यहाँ रखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से ऊपर से बचेगा -3 + 2 और नीचे क्या बचेगा। अब देखो कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 और साइन टेन थीटा होता है साइन बटे कॉस, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा, तो नीचे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये क्या बचा, ये बराबर होगा k/1 - k के, यहाँ से हमें k की वैल्यू आ जाएगी, निकालते हैं। ठीक है, ये बचा -1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू k/1 - k। ठीक है, अब देखो ये हो गया k-1 और ये k साइन थीटा, तो k से तो k कट गया, अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो k की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन थीटा विच इज़ कॉसेक थीटा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन सीधा भाई, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लग रहा है, पर आप जब एग्जाम में करोगे ना बहुत जल्दी होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड 8 days 5 hours ईच, मतलब 8 दिन काम करता है 5 घंटे प्रतिदिन, तो मतलब ए ने टोटल कितने घंटे में काम किया होगा 40 घंटे में। ऐसे बी देखो, बी कैन डू 7 days 9 hours ईच, मतलब 9-7 63 घंटे में किया होगा। मानचल में टोटल काम मान लेता हूँ, मैं टोटल काम मान लेता हूँ 63 गुणा 40 यूनिट, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 63 यूनिट, इसकी आ जाएगी 40 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग इतने घंटे प्रतिदिन, मैं कह रहा हूँ 63 गुणा 40 पूरा करना है। ठीक है, और एक दिन में करेंगे 24/5 घंटे काम, तो ऐसे कितने दिन होंगे। अब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों को जोड़, दोनों से काम करवाना ना हमें, 103 यूनिट्स, तो ये हमारा आंसर है। देखो मल्टीप्लाई करना है स्टडी की, 4 से 10 बार, 4 6 की 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 2 पंजे 10, तो ऊपर आया 21 गुणा 25, नीचे आया 103, 25 एकम 25 2, 25 2 50 2 52, 52/103, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स तो जाएगा ही, 5 टाइम्स 10/143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। देखो ये आ गया अंडर रूट, क्या ये सॉरी इरेजर चल रहा है, ये देखो ये हमें दिया हुआ है अंडर रूट में 7 + r/324 इज इक्वल टू 19/18, तो r की वैल्यू हमें निकालनी है, इसका हम होल स्क्वायर कर दें दोनों जगह, है ना, 7 + r सॉरी 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 7/r/324 इज इक्वल टू 361, 19 का स्क्वायर और 324, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 324 मल्टीप्लाई बाई 7 + r/324 इज इक्वल टू 361/324, 324 से 324 कट गया, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 361 माइनस 324 इंटू 7। ठीक है भाई, यूनिट डिजिट से तो नहीं आ रहे हैं, सबका हिसाब है ना, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 16 8 से लगी 1 7 21 और 1 22, 128 में 361 घटाना है 7 0 1907। ठीक है, ये नहीं नेगेटिव का, चलिए मिस्टेक नहीं करनी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन, रेडियस दी हुई है 4.9 और हाइट दी हुई है 12, एंड द कोन इज कट फ्रॉम द मिडिल। भाई जो कोन है
मिडिल में से कट गया, तो भाई इसका वॉल्यूम भी तो आधा आधा हो गया इन टू पार्ट्स। व्हाट इज द अप्रॉक्स वैल्यू? अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर आ गया 49/10, 49/10, एच आ गया 12। ठीक है, काटो सात, 7 7 49, 3 चौक 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर क्या क्या बचा? 22 × 7 × 49 × 2, नीचे क्या बचा? 100। ये फिर से मतलब अप्रॉक्स है ना, ये अप्रॉक्स ही देखो, अप्रॉक्स ही पूछा है हमसे, तो हम अप्रॉक्स कर लेते हैं। 49 को मैं कर लेता हूँ 50, तो 22 × 7 154, और ये 50 दूनी 100 अपॉन 100, तो 100 से 100 कट गया, 154 के आसपास आ रहा है, तो मैं इसे 150 कर लेता हूँ। ठीक है, देखो, अ प्लेयर होल्ड्स 21 कार्ड्स ऑफ स्वीट विच आर 12 आर रेड एंड, ये मैंने करवा दिया है, ये 2 रिपीट हो गया, ये ऑलरेडी डन है। ठीक है, ऑलरेडी डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O इज 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मैं बना लेता हूँ। ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उसमें से जो कॉर्ड ए बी है वो लार्जर सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, जो कॉर्ड ए बी है वो लार्जर सर्कल की टेंजेंट है। जो कॉर्ड ए बी है वो लार्जर सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट है, एंड स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट सी, और टचेस स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट सी, एंड द डायमीटर ए डी, डायमीटर ए डी है, ए डी डायमीटर, तो ये भाई ये ओरिजिन से होकर जाएगा ना डायमीटर। इसको भी मैं ये लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो अरे यार क्या करूँ, देखो सब सारी मेहनत बेकार गई ना मेरी। ठीक है, दोबारा पूरा मिटाना पड़ेगा। नहीं मिटेगा? ठीक है, मैं अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी से यूज टू हो रहा हूँ यार, थोड़ा बियर करना है ना। ये एक सर्कल हो जाएगा और दूसरा ये सर्कल हो जाएगा। ठीक है, ये एक टेंजेंट है, ये एक कॉर्ड है ए बी, ये कॉर्ड है ए बी, और ओ ए डी डायमीटर है। ठीक है, ए डी डायमीटर है, ए डी डायमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी? सी डी की लेंथ हमें पूछनी है, सी यहाँ से टच होता है ना, तो हमें सी डी पूछ रहा है भाई, ये समझ में आई आपको? ये हमसे सी डी पूछ रहा है। अब देखो ये क्या किया है, मैं कुछ और ना मिट जाए, शिट, ये सी डी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, हमसे सी डी पूछ रहा है, छोड़ो यार ये छोड़ो, सी डी पूछ रहा है। अब देखो ये एक डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर को अगर मैं कंस्ट्रक्शन करके देखो, थोड़ा सा इधर देखो, मैं इसमें मिला दूँ तो ये 90 डिग्री एंगल नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। और देखो बड़े बड़े जो सर्कल है उसका रेडियस है 30, तो डायमीटर हो जाएगा 60। ठीक है, और स्मॉलर सर्कल की रेडियस है 24, ये 24 है, ये 24 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा? देखो ये कितना होगा, ये 4 6 की 24, हाँ देखो 5 4 और 3, ये एक ट्रिपलेट है, इसमें अगर हम 6 का गुणा करें तो 30 24 और 18 नहीं बनेगा? 30 24 और 18, और ये बराबर होता है, क्योंकि आपको पता हो किसी सर्कल में अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे अगर ये दूरी जो होगी ना, अगर ये रेडियस है तो ये लंबी होती, ये परपेंडिकुलर भी होता है, ये बाइसेक्टर भी होती है, तो ये 18 है तो ये भी 18 होगा। ठीक है, ये 18 आ गया। हमारे पास हमको सी डी चाहिए, तो हमें ये बी डी भी चाहिए होगी भाई, बी डी भी चाहिए होगी, तभी हम इसमें पाइथागोरस लगा के निकाल पाएंगे। तो बी डी कैसे आएगा? अब देखो मैं आपको बताता हूँ। अब ये एक हमारे पास है, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ए डी 60 है,
और ए बी 36 है और ये डी भी कितनी आएगी, फिर से देखो 5 6 30, इसमें 12 गुणा करूँ मैं, डबल नहीं लग रहा आपको ये, 12 गुणा करो, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 तीय 36, 36 है 60 36, तो ये आ गया 48, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48। अब देखो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल, देखो आप देखे जाओ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये 48 है मतलब डी बी, और बी सी 18 है, और ये हमें पूछी है, तो हम निकाल लेंगे, निकालो साहब। तो 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर वैसे याद तो कोई नहीं करता, शॉर्ट ट्रिक, इसमें देखो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 50 से 2 कम है, तो 48 में 2 घटाओ 46, इसका आधा करो 23, 0 4, 2 का स्क्वायर कर दो तो ऐसा जाएगा, उसमें प्लस 324, तो कितना आया 8 2 6 2, 2628 का हमें अंडर रूट लेना है। अब आपको ये पता होगा 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो 2500 से जस्ट ऊपर है ना, और 51 का कितना आएगा, 51 का यार 2500 से 2600 से ज़्यादा आएगा एटलीस्ट मुझे इतना पता है, तो ये जो 2628 है ना, ये ऑलमोस्ट 50 51 के आसपास है, तो मुझे ये आंसर सबसे सूटेबल लग रहा है, क्योंकि 55 का देखो, 55 का स्क्वायर कितना हुआ, 55 का स्क्वायर जिसमें देखो 25 30 30 25 होता है, तो भाई ये 54 56, ये तो आंसर होगा नहीं, तो यही रहेगा, ठीक है। तो आप मेरे पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके से आप ये भी देख रहे हो कि रियल एग्जाम में कैसे करना है हमें, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vendor decided to sell his good by setting the selling price of 15 mangoes, SP of 15 mangoes is equal to CP of 18 mangoes, CP of 18 mangoes, तो यहाँ पे SP और CP का रेशो आ जाएगा, SP और CP का 18 15, 3 पंजे 15 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP, देखो यहाँ पे सिली मिस्टेक मत कर देना, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन SP पूछा हुआ है, SP कितना 6, प्रॉफिट कितना हुआ है 5 से 6 बेचने पे 1, 1/6 इक्वल टू 16.66, भाई 20% मत कर देना, देखो सिली मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, जो घटाया जाए 10 और 15 में से, ताकि 20 उनका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाए। देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, दो नंबर अगर दिए हुए हों तो उसका थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो हमें ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन b है, ठीक है, तो ये आएगा थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू b² a, ठीक है, ये c थर्ड प्रोपोर्शन है, ऐसे लिखा जाएगा हम। अब देखो हमें 20 थर्ड प्रोपोर्शन है, तो 15 में से कितना घटाया जाए, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस एक्स, कि भाई 20 आ जाए, तो देखो 200 माइनस 20x इज इक्वल टू, अब ऐसे आप ऑप्शन पुट करो यार, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऑप्शन पुट करो, 20 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 रखो, 7 दूनी 140, 3 रखा, 12 दूनी 144, नहीं आया, 4 रखो, 6 दूनी 112 120, 6 रखा तो 9 9 9 9 81, नहीं आया, 5 रखो, 20 पंजे 100, 5 रखो 100, तो 100 से 100, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, आपको नहीं लग रहा है ये कुछ ऐसा सवाल है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी सी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टर्म सेम है, इक्वल टू 3ABC, तो ये वाला फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। अब ये जो चीज़ है ना, ये दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, दो कंडीशन कौन सी है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन तो नेचुरल नंबर में होती है कि जब तीनों नंबर बराबर हो, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे हम जनरली ये कंडीशन लेते हैं, तो हम इन तीनों को ऐड करके 0 करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे a की वैल्यू चाहे यहाँ से उठा लो आप, 11x माइनस 9
प्लस बी की वैल्यू 6 माइनस एक्स प्लस सी की वैल्यू, देखो ये प्लस में आना चाहिए था माइनस में, तो यहाँ ध्यान रखना ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस 8x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो 11 और एक 10x माइनस 8x, यहाँ पे कितना है, ये हो गया 3, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये मैं क्यूब के आगे वाली तो भूल ही गया, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, तो ये सिंपली 11x माइनस 9 आएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब भी है, ठीक है, 2 का क्यूब भी, तो 2 भी तो आएगा साथ में, 6 माइनस एक्स, यहाँ 3 का क्यूब है तो -3 8x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखो 11x माइनस 9 प्लस 12 माइनस 2x माइनस 24x माइनस 39 इक्वल टू 0। तो 11 में से 2 गया तो ये हो गया 9 और प्लस का 9x और एक 24x, 24 मतलब 4 माइनस 15x आ गया, ठीक है। यहाँ से 9 में से यहाँ आ गया प्लस का 3 और ये 39, तो ये माइनस का 36 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 15, माइनस का x बराबर आ गया 12/5 माइनस का 3 × 5 = 15, 12/5 बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ रखो 25 से तो ये 5 का स्क्वायर कट ही जाएगा, सीधा 12 का स्क्वायर लिख दूँ, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस की जगह माइनस की, माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, माइनस 5 से 5 कट गया, माइनस 12 प्लस 1, नीचे आएगा 144 प्लस 12 प्लस 1, और ऊपर से इसको ऐड कर लो तो ये आ गया कितना, 132 प्लस 1 133, एक ही ऑप्शन है भाई, खत्म, ठीक है। देखो ये द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज। देखो डीआई के क्वेश्चन में कभी भी इन्फॉर्मेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है भाई, बिना तुम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाओगे टाइम वेस्ट होगा, मैं बता रहा हूँ, आप इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ना। द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ब्रांड एक्स कार ओनर इन 5 डिफरेंट स्टेट आउट ऑफ 4 करोड़ कार ओनर इन ईच ऑफ दिस स्टेट, ठीक है। इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रांड एक्स कार, देखो हमें सिर्फ ब्रांड एक्स की कार के बारे में इंफॉर्मेशन पता है और किसी ब्रांड के बारे में नहीं पता है, पहली बात, ठीक है, डाटा हमें इतना ही दिया हुआ है। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रांड एक्स कार ओनर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रांड पी कार ओनर्स, और ब्रांड पी कहाँ से आ गया, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसीलिए तो हमें रेशियो दिया है कि ब्रांड एक्स और ब्रांड पी में रेशियो ये 10:4 है, कौन सी, सिर्फ स्टेट ई के लिए, स्टेट ई में कितने परसेंटेज है, 28% है, ठीक है। जो ये 28% है ना, ये 10:4 में बटे हुए, जो कि 5:2 में है, ठीक है। क्या बोला मैंने, उल्टा बोल दिया क्या, देखो ये स्टेट ई में एक्स ब्रांड की कार और पी ब्रांड की कार का रेशो 10:4 है, जो कि 5:2 है, पर हमें पता है स्टेट ई में एक्स ब्रांड की कार 28% है, तो 5 की वैल्यू 28 दी हुई है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 28/5 गुणा 2, जो कि आ जाएगा 56/5, ये ब्रांड पी की कार का है, ठीक है, परसेंटेज। अब ये पूछा है देन द टोटल नंबर ऑफ ब्रांड पी कार ओनर्स इन स्टेट ई विच इज 56/5% इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ ब्रांड एक्स कार ओनर इन स्टेट ए। स्टेट ए में कितने हैं ब्रांड एक्स कार ओनर, 20%, तो ये जो पी है ना, ये 20, ये जो ये है 56/5, क्वेश्चन ये 56/5 20% से कितना कम है, ठीक है, तो निकाल लेंगे अपन, 20×5 100 और ये 56, तो ये 100 56 से कितना परसेंट कम है, 44%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ मैन कवर्ड 930 किलोमीटर इन 15 आवर्स 30 मिनट, ठीक है, 15.5 घंटे में तय करता है। ड्यूरिंग फर्स्ट 8 आवर्स हिज एवरेज स्पीड इज 45, ठीक है, पहले 8 घंटे में 45 है और नेक्स्ट 3 घंटे में 60 है, ठीक है। तो अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचने के लिए वो अगले 3 घंटे में 90 किलोमीटर बढ़ा लेता है अपनी स्पीड, ठीक है, 90 किलोमीटर से यात्रा करता है।
तो वॉट हिज स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट हाफ आवर्स, ठीक है। तो उसने टोटल कितना 930 ही दूरी तय करी ना भाई। दूरी 15.5 घंटे में तय करनी थी, पर उसने अलग अलग ड्यूरेशन में अलग अलग स्पीड से तय करी, ठीक है। पहले 8 घंटे में 45 किलोमीटर से, ठीक है साहब। और नेक्स्ट 3 घंटे में 60 से, बिल्कुल ठीक है। और अगले 3 घंटे में 90 से, बिल्कुल ठीक है। तो हमसे पूछा है कि जो देखो 8 और 3 11, 3 12 हो गए, 8 और 3 11 और 3 14, 14 घंटे हो गए। तो जो 1.5 घंटे बचे हैं तो उसमें उसकी स्पीड कितनी है ये पूछा है, एक्स की वैल्यू। तो हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 5 = 40, 4 8 × 4 = 32 और 4 = 36 प्लस 6 × 3 = 180, 9 × 3 = 27 प्लस 1.5 एक्स। ऐड करो इनको भाई, 460 460 और 80, 460 80 540 और 270, अच्छा 11 5 3 810, ठीक है 810 हो गए। 930 में से 810 घटाया 90 और 3 120, 120 की वैल्यू 1.5 एक्स है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1200/15, 15 × 120, 80 आ गई भाई, ठीक है। तो भाई ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, सारे सवाल कर दिए। अब आपको थोड़ा देखना है, आपको बताने कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, अब देखो आप जैसे आपको पता ही है कि भाई सीजीएल की डेट आ गई है, सीजीएल की डेट आ गई है, 12 तारीख से एग्ज़ाम है, 26 तारीख तक आखिरी 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं। तो अब मैं अपनी 7 डेज स्ट्रेटजी आपको बताऊँ कि मैं अगले 7 दिन क्या करने वाला हूँ। अगर आप कुछ चाहिए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आखिरी 7 दिन में आपको किसी से कोई घबराने नहीं कि भाई एड इक्विटी का कैसा पैटर्न है, कैसा पैटर्न है। नए नए कुछ थोड़े सवाल हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के, वो आप सारे कॉन्सेप्ट देख लेना। आप चाहिए तो मैं भी थोड़ा सा बता दूंगा, पर आपको घबराना नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया सेल्फ सफिशिएंट है, बस उसी को रिवाइज़ करो। और मैं आपको 7 डेज स्ट्रेटजी मेरी खुद की मैं अपने चैनल बताऊंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो देखो भाई, मैं इस यूट्यूब की दुनिया में नया हूँ, इसलिए आप देख पा रहे हो मेरे सब्सक्राइबर 10 के आसपास ही हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले चैनल शुरू किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आप चाहो तो मुझे मोटिवेशन दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, कोई बाध्यता नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। आपको लगे तो कर सकते हो, या आपको हवाबाजी देखनी तो आप हवाबाजी बिल्कुल देख सकते हो, कोई बात नहीं। मैं भी दिखा दूंगा, अगर आपको चाहिए कि मेरे चैनल पर भी हवाबाजी दिखे तो मैं भी दिखा दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आप जेन्युइन कंटेंट देख के आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको सोल्यूशन कैसे लगे, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वो ज़रूर बताना। थैंक यू। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।